हेलो हेलो जी, जय श्री कृष्णा। सॉरी फॉर डिले। सुप्रभातम, शिफा, अस्सलाम वालेकुम, उत्तम भाई, नमस्ते जी, प्रज्ञा, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, रिया वर्मा जी, हिमांशु जी, आदर्श भाई बघेल। चलिए, हम लोग ने कल कंसिडरेशन के ऊपर कुछ चर्चा की थी। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न फॉर समथिंग। ये कहाँ से आ गया? ये तो मेरा नहीं है। ये किसका है? किसमें होता है ये? मेरे टैब में कैसे आया? ये अपना है क्या? नहीं। ये नहीं है। ये अपना है। अच्छा, मैं चेक कर रहा था, आपको बताया कि नहीं। तो हाँ, हम लोग ने कुछ बातों पे चर्चा कर ली थी। और नेचुरल लव एंड अफेक्शन में अपन ने राजलक्ष्मी वर्सेस भूतनाथ का केस देख लिया था। और यहाँ पे क्या बात किया था कि न सिर्फ रिश्ता जरूरी है, बल्कि प्रेम भी होना चाहिए। दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए, अटैचमेंट होना चाहिए। अगर किसी झगड़े के चलते पति ने पत्नी को कुछ दिया तो कुछ दिया नहीं माना जाएगा, उसके बदले में कुछ चाहिए। भाई, आपके पिताजी अगर आपको कोई प्रॉपर्टी दे रहे हैं तो वो खुशी से देने चाहिए, है ना? ठीक है। कंपनसेशन फॉर पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, ये अपन ने वॉलेट खो गया था, ये चर्चा किया था। पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज में अपन ने एक एग्जांपल लिया था कि वॉलेट खो गया, कोई लेकर आया। प्रॉमिस टू पे टाइम बाय डेट, इसको होल्ड पे रखा था। चैरिटी, चैरिटी क्या होता है कि अगर आप क्या कर रहे हो, किसी को दान देना चाहते हो तो आप दान दे दो। सिंगल साइडेड कंसिडरेशन है। आपने दान देने का वादा कर लिया, आपने दान देने का वादा कर लिया। वादा मतलब इन राइटिंग अगर आपने वादा कर लिया, रसीद कटवा ली है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे अगर काम चालू हो चुका है। जिस पर्पस के लिए आपसे चैरिटी वसूल की गई है, अगर उस पर्पस पे काम चल रहा है तो फिर पैसा आपको देना पड़ेगा। अगर उस पर्पस पे काम नहीं चल रहा तो फिर पैसे देने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखना, चैरिटी में ऐसा होता है। नेक्स्ट बात आती है आपकी प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट। ये क्या होता है, ये समझ लो। प्रॉमिस टू पे टाइम बार्ड डेट को कितने लोग समझते हैं? वैसे ये गलत सवाल था। हर्षिता, समझती हो? नो आइडिया। सोहम, कुछ आइडिया इसके बारे में, क्या होता है? एक डेट टाइम बार्ड कब होता है? 3 साल होता है। 3 महीने चेक में होता है। हाँ, बहुत बढ़िया। और हाँ, 3 साल हो गया फिर। हाँ हाँ, तो फिर वो टाइम बार्ड हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, बैठ जाओ। टाइम बार्ड डेट क्या होता है कि मैंने आपको कर्ज दिया, कर्ज लेने के बाद आप भूल गए और मैं भी भूल गया, मैं भी भूल गया। तो वो कर्ज की जब ड्यू डेट आएगी, वहां से 3 साल काउंट किए जाते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको कर्ज 5 साल के लिए दिया, तो जब 5 साल बाद ड्यू डेट आएगी, वहां से अगर मैंने आपसे पैसे ही नहीं मांगे, गलती मेरी भी है, मैंने आपसे पैसे ही नहीं मांगे ना, आपने कोई प्रॉमिस किया कि मैं पैसे दूंगा, और इस बात को गुजरे कितने साल हो गए? 3 साल हो गए। इसका मतलब इससे क्या समझ में आता है? अच्छा, इससे क्या होता है? टाइम बार्ड हो जाता है। टाइम बार्ड मतलब अब कानूनन आप उससे पैसे वसूल नहीं कर सकते। अब कानूनन आप उससे पैसे वसूल नहीं कर सकते। यस, यस। क्वेश्चन पूछ गया। अच्छा, पहले हाथ खड़ा करो, आंसर कौन कौन देगा ये बताओ पहले। 1, 2, 3, 4, 5। ओके, 5 बहुत है। प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट में क्या होता है कि एक डेट टाइम बार्ड हो चुका है। कब होता है? जब आपका ड्यू डेट निकल जाता है। ड्यू डेट से 3 साल निकल गए और 3 साल तक बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुआ। अच्छा सोचो, अगर कम्युनिकेशन हो गया तो जब हो गया वहां से 3 साल। देखो, पेन कुटे। चलो जी, देख ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि ए ने बी को 5 लाख रुपए का लोन दिया फॉर 5 इयर्स, 5 साल के लिए। 5 साल हो गए। अब 5 साल खत्म हो गए तो यहां से टाइम बार्ड हो जाएगा, यहां 3 साल के अंदर अंदर। ठीक है।
अगर उसने पैसे नहीं, ना तो उसने पैसे दिए हैं, ना पैसे देने का वादा किया है, ना हमने पैसे लिए हैं, ना पैसे मांगे हैं, ना उससे मिले हैं, ना बात की है इस बारे में कुछ, 3 साल मतलब ऐसे खाली निकल गए, कुछ नहीं किया, तो लॉ क्या कहता है, हम सोते हुए लोगों की हेल्प नहीं करते, ये कॉन्ट्रैक्ट यहीं पे क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि लॉ क्या बोलता है, ये हो गया टाइम बार्ड, यानी कि अब लीगली आप इससे पैसे वसूल नहीं कर सकते। लेकिन सोचो कि 2.5 साल बाद आपको वो मिला, 2.5 साल बाद आपको वो मिला, और आपने बोला ओए मेरे पैसे, मैं तो भूल ही गया था, मेरे पैसे, उसे बोला यार देता हूं करता हूं, तो फिर वो टाइम बार्ड का 3 साल यहां से शुरू होगा। बात समझ में आ रही है? फिर वो उसके 2.5 साल बाद फिर मिल गया, यहां मिल गया, फिर आपने बोला ओए मेरे पैसे, तो आपका टाइम बार्ड कहां से शुरू होगा, यहां से शुरू। मतलब लॉ कह रहा है कि 3 साल तक अगर ना आपने कुछ किया ना उसने कुछ किया, दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं है, आप मांगो तो सही कम से कम उससे। आप 10 साल बाद आके कहते हो कि सरकार हमारे पैसे नहीं दे रहा है, अरे तूने मांगे भी उससे, नहीं मांगे तो नहीं, तो चल भाग यहां से। हम सोते हुए लोगों की मदद नहीं करते, जो एक्टिव है हम उसकी मदद करते हैं। बात समझ में आ रही है? तो टाइम बार्ड कब होगा कि दोनों के बीच में किसी तरह का कोई कम्युनिकेशन नहीं रहा, लेन देन को लेकर कोई बात नहीं हुई, तो टाइम बार्ड हो जाएगा। ठीक है। अच्छा मान लो कि ए ने क्या किया, बी को 2 साल के लिए 10 लाख रुपए दिए, बी ने क्या किया 1.5 साल बाद, अच्छा ड्यू डेट कब आएगी, 2 साल बाद, बी ने क्या किया 1.5 साल बाद ही वो दुबई चला गया और 5 साल बाद वापस आया, 5 साल बाद बैक टू इंडिया आया। क्या टाइम बार्ड का टाइम निकल चुका है? ना इसने पैसे मांगे ना उसने पैसे दिए, यानी कि लेन देन कुछ भी नहीं। अब बी को ए मिल गया इंडिया में, ए ने इसको पकड़ा, इसके हाथ में थैला था, थैले में पैसे थे, पैसे थे कितने, 3 लाख रुपए। ए ने इससे बहस करके 3 लाख रुपए ले लिए, बी से 3 लाख रुपए ले लिया और बोला 7 लाख का क्या, तो उसने बोला कि भाई 7 लाख रुपए 6 महीने में दे दूंगा यार। उसने बोला 7 लाख रुपए 6 महीने में दे दूंगा। बी घर आया, घर आया तो उसका भाई, बड़ा भाई वकील था। बी ने घर आके बताया कि यार वो 10 लाख उससे उस समय लिए थे ना, आज मिल गया, तो उसने साले ने छीन लिए पैसे यार। तो बहस करने लगा, वो उल्टा बोल रहा है 7 लाख और कब देगा, तो अब वो पैसे देने हैं तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा उसको देने। तो उसके भाई वकील ने बोला कि यार तू तो 5 साल से बाहर था, ये तो टाइम बार्ड हो गया, लीगली तो वो पैसे ही नहीं ले सकता तेरे से। तो उसने 3 लाख ले लिया, अपन तो 3 लाख के लिए उसमें केस करते हैं कि वो 3 लाख उसका लेना बनता नहीं था, ऐसे कैसे ले गया भाई, लीगली तो वो खत्म हो गया ना, डिस्चार्ज हो गया वहां पर। बात समझ में आ रही है? तो उसके वकील, उसके भाई ने उल्टा केस फाइल कर दिया कि ये 3 लाख रुपए में वापस चाहिए। उसके भाई ने उल्टा ए के ऊपर केस फाइल कर दिया कि ये 3 लाख रुपए में वापस चाहिए। केस क्वेश्चन क्लियर है? यस। अब क्या बी सक्सीड होगा 3 लाख रुपए वापस लेने में? यस और नो। 5 लोग, हर्षदा, बी सक्सीड नहीं होगा, मतलब ए के पास आ गए 3 लाख तो आ गए, चाहे वो टाइम बार्ड हो चुका था। ओके यस सोहम, नो आइडिया या नो? नहीं वापस नहीं ले सकते 3 लाख रुपए, ले सकते हैं? नहीं। हर्षदा क्यों नहीं ले सकते? ए ने लोन दिया था। हाँ हाँ, पर यहां पे क्या बोला है कि कानूनन आपके पास राइट नहीं है पैसे लेने का। मुझे क्या पता, मेरी मम्मी ने तो नहीं बताया। क्यों करेगा इसका, मैं क्या बोलूंगा। यस क्यों नहीं सोहम? वो तो मतलब और उल्टा 7 लाख ए मांग लेगा,
7 लाख ए मांगेगा ना। अब क्या कह रहे हो आप? कंफ्यूज हो, आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं है। यस, ले सकते हैं। अभी तक आप मना कर रहे थे, बट आप क्लियर है। हाँ, ये 3 लाख रुपए वसूल कर सकते हैं। देखो लीगल राइट नहीं है तो लीगली थोड़ी लिया अपन ने तो उसकी शर्ट फाड़ के पैसे ले लिया। अच्छा सोचो, ए अगर मान लो कानून के पास जाता कि सरकार सरकार मुझे मेरे 10 लाख दिलाओ, तो सरकार दिलाती क्या? सरकार नहीं दिलाती। उसने, लॉ ने क्या बोला? लीगली तुम पैसे नहीं ले सकते, लेकिन पैसे नहीं ले सकते ऐसा भी तो नहीं बोला। आप जरा समझ के चलना एक छोटी सी चीज को, कि जैसे मान लो यस ले सकता है, यस ले सकता है, ओ तेरी, ये तो बोल रहे ले सकता है। क्या ले सकता है? वापस मिलेंगे एक को पैसे। ओ भाई, ए तो ले गया पैसे यार। चलो, तो जब अपन किसी को लोन देते हैं ना, तो अपने पास 2 राइट्स होते हैं। पहला राइट क्या होता है? लोन वापस लेने का राइट, कर्ज वसूलने का अधिकार होता है। और दूसरा, अगर वो कर्ज ना चुकाए तो ए को नहीं मिलेगा पैसा, बी ले लेगा वापस लीगली, मगर छीन सकता है। तो छीन लिया उसने। रिया रिया बोलती है वो छीन सकता है, तो छीन लिया उसने। जब भी आप किसी को कर्ज देते हैं तो आपके पास 2 राइट होते हैं। पहला राइट होता है कर्ज वसूलने का अधिकार, और दूसरा राइट होता है अगर वो पैसे नहीं देता है तो कानून की सहायता लेने का अधिकार, कि सरकार पैसे दिलवाओ। यस, तो कानून ने क्या बोला? हम ये वाला राइट तो खत्म हो गया। कौन सा वाला? कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन कर्ज वसूलने का अधिकार तो है। अरे भाई एक बात बताओ, जैसे अपने पापा लोग हैं, उनके मित्र होते हैं, तो कभी पापा को जरूरत पड़े या पापा के दोस्त को जरूरत पड़े तो आपस में क्या करते हैं? यार भाई एक काम कर, मेरे को 10,000 देना, मैं तेरे को परसों देता हूँ वापस। ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता है। 50,000 रुपए दे मेरे को, एक महीने में देता हूँ, एक हफ्ते। क्या कोई अग्रीमेंट लिखते हैं कि ओरली हो जाता है? ओरली हो जाता है। अब क्या इसमें कानून की सहायता ली जा सकती है? बिल्कुल भी नहीं, इसमें कानून की सहायता नहीं ली जा सकती, क्योंकि लोन अग्रीमेंट्स के लिए बोला है कि लिखित में ही होना चाहिए। अरे हाँ यहाँ, ठीक है, तो कानून की सहायता नहीं ली जा सकती, वो वाला अधिकार तो नहीं है क्योंकि आपने स्टाम्प पे नहीं लिखा, लेकिन पैसे वसूलने का अधिकार तो है ना। अरे कल को झगड़े हो गए, अगले ने पैसे नहीं दिए, शर्टें फट गई हैं, तो कोर्ट में थाने में जाएंगे, थाने में जाके बोलेंगे साहब इन्होंने पैसे लिए, और प्रूफ हो जाता है तो पुलिस वाला बोलेगा पैसे लिए तो दे रहे इसके वापस, तो उनको देने पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? अगर अड़ी जाते हैं कि नहीं कोर्ट केस होगा जब देखी जाएगी, तो फिर कोर्ट में तो ये बंदा केस हारेगा, क्योंकि लीगल राइट्स तो नहीं है, लेकिन राइट्स तो हैं। तो यहां पर लीगल राइट्स खत्म हो गए, लेकिन राइट टू रिकवर तो आज भी है। तो 3 लाख अगर आ गए हैं तो वापस देने की जरूरत नहीं है। इवन 7 लाख के लिए उसने प्रॉमिस कर दिया, तो ये सिंगल साइडेड प्रॉमिस माना जाएगा, और इसको क्या बोल देंगे अपन कि वैलिड होगा। वो 7 लाख भी वसूल कर सकता है। ए ने 3 ले लिए, ए को कितने लेने थे? 10, तो 3 ले लिए, कितना बचा? 7, तो 7 लाख रुपए और ले सकता है। ओके, इसके बाद, इसके पहले और क्या था? गिफ्ट। गिफ्ट तो आपको पता है यार, गिफ्ट मतलब गिफ्ट होता है। गिफ्ट मतलब आपने दे दिया किसी को, तो गिफ्ट देने के लिए कोई वो होनी चाहिए क्या? रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप होगा तो नेचुरल लिमिट ऑफ एक्शन में चला गया, लेकिन अदर देन रिलेशनशिप, शादी वादी, बर्थडे बर्थडे में देते हैं, तो अपन ने दे दिया, उसका हो गया, बदले में क्या मिला? कुछ नहीं। अपन ने बोला हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी 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 बर्थडे, हैप्पी हैप्पी बर्थडे टू यू, कर दिया अपन ने। चलो ही क्या लाए? ये लो, चलो जाओ, घुमाएंगे अपन को और बोलेंगे चल, तो अपन को भगा दिया। कुछ खिलाया भी नहीं, खिलाए ना खिलाए, हमने तो उसको देना था तो दे दिया, है ना। चलो, नेक्स्ट इज एजेंसी बेलमेंट। एजेंसी बेलमेंट समझते हैं? बेलमेंट क्या होता है? क्या समझता है? कौन बताएगा बेलमेंट क्या होता है? हाँ, हमने अपने गुड्स की कस्टडी किसी और को दी। जैसे अपन लोग स्टूडेंट है, स्टूडेंट, स्टूडेंट का मतलब क्या होता है? दुनिया की सबसे गरीब कौम कौन होती है? स्टूडेंट। दुनिया की सबसे गरीब कौम कौन सी है? स्टूडेंट। स्टूडेंट से गरीब कोई नहीं होता। हमारे पास एक पेन नहीं होता लिखने को, कई बार अपन बाजू वाले से मांगते हैं, ए भाई 2 पेन है क्या? एक्स्ट्रा पेन है क्या? ये बोलना है क्या? तो वो आपको पेन दे देता है। तो क्या ये पेन हमेशा के लिए आपका हो गया है, वापस करना है?
इसी को बेलमेंट कहते हैं, इसी को बेलमेंट कहते हैं। आपने अपना गुड्स किसी को दिया, आपने अपनी संपत्ति किसी को दी यूज करने के लिए, और उसके बाद वो आपको क्या करेगा, वापस करेगा, वो आपको वापस करेगा। अरे हमेशा के लिए दी या फिर वापसी की शर्त है? वापसी। आप जैसे क्या करते हो, आप को ना किसी शादी में जाना है, तो शादी में जाना है तो आपको कपड़े प्रेस, इस्त्री, इस्त्री समझते हैं, वो होती है, ठीक है। तो पहले उसको ऐसे खड़ी करके रखते हैं, फिर वो गर्म हो जाती है कि तू गर्म हो गई, कि हाँ हो गई। उसके बाद अपन क्या करते हैं, अपने कपड़े इस्त्री कर लेते हैं, प्रेस कर लेते हैं, आयरन कर लेते हैं। तो आपकी खराब है तो आप क्या करोगे, पड़ोस वाली भाभी जी से ले लोगे, तो वो आपकी हो गई हमेशा के लिए, या वापस करनी है? वापस करनी है। तो आप क्या करोगे, वो यूज करके वापस। अच्छा, इसके बदले में भाभी आपसे कुछ लेगी क्या, फ्री में देंगी? अरे हाँ या हाँ? तो अगर भाभी ने आपको फ्री में दिया है तो यही बात यहां पे बोलिए, सिंगल साइडेड कंसीडरेशन की, उधर से तो अपने पास क्या है और बदले में क्या, कुछ भी नहीं। तो सिंगल साइड, लेकिन क्या कॉन्ट्रैक्ट तो बन जाता है, उसे अपनी चीज वापस लेने का अधिकार तो है। यस। अच्छा, आप सोचो, कुछ पॉन शॉप्स होती है, मतलब कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जो घरेलू सामान भी किराए पे देते हैं, यहां पे भी चलता ही है, चलता है ना, वॉशिंग मशीन ले जाओ, 500 रुपए महीना, 300 रुपए महीना, ऐसा होता है। तो अगर मान लो कि वो भाभी का काम किराए पे देने का है सामान, चाहे बगल में ही रहती है, तो भी छोड़ेगी क्या आपको? तो पैसा वसूल करेगी। तो बेलमेंट पैसों के लिए भी हो सकता है और फ्री भी हो सकता है। बेलमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है आपको इस बार पिछली बार नहीं था, इस बार बेलमेंट के ऊपर पूरा चैप्टर है, गारंटी के ऊपर पूरा चैप्टर है, गारंटी और इंडेमनिटी। और एक और क्या चीज बढ़ाया है इन्होंने, एजेंसी, एजेंसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो जब ये पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तब वहां पे इनको देखेंगे। बाकी यहां पर एजेंसी का मतलब क्या होता है, आप मेरे एजेंट, मैं आपका प्रिंसिपल, मैंने आपको काम पे रखा, अभी आप काम सीख रहे हो, पैसा नहीं भी दूंगा तो चलेगा। अरे हाँ भाई, मैंने आपको काम पे रखा, आपको काम सिखा रहा हूं, तो आप मेरे एजेंट हो गए। एजेंट हो गए मतलब आप किधर भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करके आओगे तो जिम्मेदारी मेरी। एजेंसी इतना तो समझते हैं आप, कि बाजार में जाके जितनी माथाफोड़ी आप कुछ भी करके आते हो जो कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में है, उन सब के आप प्रैक्टिकली सोचो, मेरी किराने की दुकान है, मैंने आपको काम पे रखा है, आपने बोला तनख्वाह, मैंने बोला 4,000 रुपये दे दूंगा महीने का, आपने बोला ठीक है, आप 6 घंटे के लिए आते हो, 6 घंटे का 4,000 में दे रहा हूं। तो अब मैंने अपनी जहां से मैं माल खरीद के लाता हूँ बेचने के लिए, तो मैंने वो दुकानों से आपको मिलवा दिया, मैंने कहा ये कभी आएगा, तो अब कभी आप जाते हो खरीदने तो वो आपको माल दे देगा, लेकिन पैसे मुझे देने पड़ेंगे। ऐसा ही होता है एजेंसी में, कि कॉन्ट्रैक्ट करे कोई भरे कोई कॉन्सेप्ट होता है यहाँ, कि कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट करके आ रहा है, लेकिन पैसे कौन दे रहा है, उसका मालिक, उसका प्रिंसिपल दे रहा है। यस। तो एजेंसी में कंसिडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, सिंगल साइडेड भी हो सकती है। ठीक है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गिफ्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चैरिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले 3 इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके। नेचुरल लव एंड अफेक्शन। अब एक पॉइंट लिखे हैं, प्रिविटी, प्राइविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रिविटी। 3-4 एग्जांपल इसके देख लेंगे, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आज तो सर कार देते हैं ना वैसे, कार देते हैं ना वैसे मतलब गुड्स ट्रांसफर होगा बट ओनरशिप नहीं। वेरी गुड। बेलमेंट मीन्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम वन टू अनदर पर्सन फॉर यूज। वेरी गुड। अब्बू, अब्बू का आ गया आंसर एक। सर कार देते हैं ना वैसे, कार भी देते हैं, आज स्कूटर भी देते हैं, साइकिल भी देते हैं, कुछ भी ले दे सकते हैं यार। हम बोलते हैं ना, ओहो मैं तो अपनी नोटबुक घर ही बुलाया, भाई तेरी साइकिल दियो, भी आता हूँ 5 मिनट में, ऐसा होता है ना। तो साइकिल हमेशा के लिए हो गई क्या, वापस देनी है ना उसको। तो अपन ने किसी से कोई चीज ली है वापसी की शर्त पर, तो इसे क्या बोल देते हैं, बेलमेंट बोल देते हैं। अच्छा देखो, ध्यान से सुनो, एक छोटा सा एक फोटो बनाते हैं। ये बनाए क्या, रहने दें, रहने दो यार, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे तब बना लेंगे, क्या करूं। चलो सुन लो यार, सुन लो। सेल, ये क्या है साले, ये क्या है साले, ये क्या है बेलमैन,
और एक होता है गिफ्ट, एक होता है बार टर, बार टर, रेस्टोरेंट आणि बार टर, गिफ्ट और प्लेज, प्लेडज, प्लेज। अच्छा एक चीज बताओ, जो हम यहां पर बात करें सेल में, सेल क्या होता है, व्हाट इज सेल? अरे यार टाइम पे आया करना है, ये कोई टाइम है क्या यार? सेल क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ गुड्स। अच्छा, ये ट्रांसफर ऑफ गुड्स, ट्रांसफर ऑफ गुड्स की ओनरशिप, ओनरशिप, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। और उसके बदले में कुछ होता है, कंसीडरेशन होता है ना। सेल में क्या होता है, माल डिलीवर करते हैं, मालिकाना हक भी हस्तांतरित होता है, ट्रांसफर होता है, ओनरशिप ट्रांसफर होती है, तितली, तितली बोलते हैं, तितली टाइटल, वो भी ट्रांसफर होता है, और कंसीडरेशन भी होता है। तो इसे क्या बोल देते हैं, सेल। अरे हाँ, यहां बेलमेंट में क्या होगा, गुड्स ट्रांसफर तो होगा लेकिन ओनरशिप, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा। कंसीडरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। भाभी आपको फ्री में भी दे सकती हैं और आपसे कुछ चार्ज भी वसूल कर सकती हैं। आराम करो, मजा आ रहा है। अरे क्लियर है? गिफ्ट क्या होता है, गिफ्ट, ये तेरा हुआ आज से, यानी कि ट्रांसफर ऑफ गुड्स हो रहा है, ओनरशिप भी ट्रांसफर हो रही है, लेकिन कंसीडरेशन अगर नहीं है तो इसी को गिफ्ट कह देंगे। अरे हाँ, व्हाट इज बार्टर? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान के बदले सामान। अरे अदला बदली, सामान की अदला बदली। भाई मेरे पास स्कूटर है, आपके पास बाइक है, मान लो मुझे जाना है 1700 रुपए खर्च करना है, मतलब वहां कहां जाने वाले हैं, इमेजिका। हम लोग इमेजिका जा रहे हैं, हमको आने वाला है बहुत मजा। उसमें पानी में हम छप छप करेंगे और ऐसे राइड्स में, इतनी ऊंची 10-10 गुना ऊंची राइड्स में यूं उतर जाता हूं, पता भी नहीं चलने देता। भयानक भयानक तैराकों में राइड्स का, ऊपर से तैरता आता हूं, सबसे पहले नीचे आता हूं। आप नहीं आ पाओगे क्योंकि आप ऑनलाइन हो, और हम लोग जा रहे हैं, छप छप करेंगे, है ना। जय भवानी, जय शिवाजी। चलो, तो अब आते हैं बार्टर। व्हाट इज बार्टर? बार्टर में क्या होता है, सामान के बदले सामान। यानी कि अच्छा, मैंने आपको सामान दिया, उसके बदले आपने मेरे को दे दिया, मैंने टीवी दिया, उसके बदले आपने फ्रिज दे दिया। फ्रिज हमेशा के लिए मेरा हो गया क्या? हाँ या ना? अरे नहीं, कौन बोला बे? अरे हुआ ना, नहीं हुआ? हुआ क्या? हुआ ना? सुनता ज्यादा है, कम सुनता है उसके। अच्छा, ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, क्या कंसीडरेशन है क्या? यस और नो? अरे कंसीडरेशन है कि नहीं है? है, यस है, कंसीडरेशन है, लेकिन इन काइंड है, इन कैश नहीं है। कंसीडरेशन तो होगा ना यार, तभी तो देंगे, बराबर। और प्लेडेज, व्हाट इज प्लेज? प्लेज मतलब गिरवी। अरे रेंट नहीं होता, प्लेज मतलब गिरवी। गिरवी समझते हैं क्या? गिरवी, इतनी गिरवी हरकत कर दी तूने, ये वो गिरवी है क्या? नहीं, तो गिरवी मतलब मॉर्टगेज। वेरी गुड, मॉर्टगेज अलग शब्द है। ये लो, पेशे खिदमत है। अब बताओ गिरवी क्या? तेरा कुर्ता मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है, दुनिया में सबसे अच्छा कुर्ता आज तुमने पहना है। हाँ, जादू जादू लग रही है एकदम। चलो, हाँ बोलो अब। बोलना। अभी नहीं बोलेगी, अच्छा ठीक है। देखो, प्लेज मतलब होता है गिरवी। गिरवी मतलब क्या, कि जैसे आप वो जब घर में पड़ा है सोना, तो फिर काहे करो ना,
मुत्तूट फिनेंस, मुत्तूट ऐसा फिनेंस है? मन्नपुरम गोल्ड लोन सुना है आपने? मुत्तूट फिनेंस सुना है? नहीं सुना? MUTHOT, मुत्तूट। अरे है एक फाइनेंस, आप नाम नहीं सुना आपने? विज्ञापन आता है उसका, मुथूट फाइनेंस होता है, और कौन सा होता है? मन्नपुरम गोल्ड लोन सुना? मन्नपुरम विज्ञापन आता है, वो अक्षय कुमार करता है, जब घर में पड़ा है सोना तो फिर काहे करोना, ऐसा आता है ना। मन्नपुरम गोल्ड लोन, आप आओ आधे घंटे में लोन लेके जाओ, तो आधे घंटे में ऐसे ही ले जाओ क्या? अपनी ज्वेलरी रखो गिरवी और उसके बदले में आप कर्ज लेके जाओ एज सिक्योरिटी। यानी कि अगर मान लो कि एक भाभी ने कर्ज लिया 5 लाख रुपए का और उसके बदले में ज्वेलरी रखी है, तो क्या वो ज्वेलरी हमेशा के लिए उसकी हो गई? नहीं, यानी कि ट्रांसफर ऑफ ज्वेलरी तो हो रहा है, लेकिन ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है क्या? नहीं। और क्वेश्चन में क्या होता है? लोन एलिमेंट है, तो इसे क्या बोल देते हैं? प्लेज। तो इसे क्या बोल देंगे? प्लेज, गिरवी। अभी प्रैक्टिकली सोचो, गिरवी और बेलमेंट, और बेलमेंट लगभग सिमिलर हैं भाई। जैसे जैसे क्या होता है कि जब ये भाभियां तैयार होती है ना, तो इनके पास कुछ तो कम पड़ जाता है, तो पड़ोस वाली भाभी के पास जाती है कि सुनो ना दीदी, मैं ये वाला ड्रेस पहना है ना मैंने, तो मैच नहीं कर रहे हैं कान वाले, तो आपके पास से ना वो रेड वाले वो मैच करेंगे तो ना। तो ऐसा होता है, चीजें लेते हैं। और मान लो कि एक भाभी दूसरी के पास गई है, हेलो हेलो, दूसरी भाभी ने, भाभी बोलने नहीं देती, भाभियां बोलने नहीं देती, हेलो, दूसरी भाभी ने क्या किया कि उनको अपनी ज्वेलरी दे दी। जो भाभी संख्या 2 है, उन्होंने ज्वेलरी दी, उन्होंने ज्वेलरी दी हमेशा के लिए या वापसी की शर्त है? वापसी की शर्त है। अच्छा, उन्होंने ज्वेलरी दी क्योंकि उन जो भाभी संख्या 1 है उनको शादी में जाना है, जाके आकर वापस दे देंगी, तो दिस अमाउंट्स टू बेलमेंट। अगर भाभी संख्या 2 ने भाभी संख्या 1 को ज्वेलरी दी क्योंकि उन्होंने उससे कर्ज लिया था, तो दिस अमाउंट्स टू प्लेज। बात समझ में आ रही है? आपने ज्वेलरी रखी है तो उसके पीछे कारण क्या है? साहब हमने लोन लिया था, तो प्लेज। ज्वेलरी रखी है तो कारण क्या था? कारण यह था कि हम 10 दिन के लिए जा रहे हैं तिरुपति मंदिर और हमारे घर में पड़ी है ज्वेलरी, घर अकेला रह जाएगा, तो हमने अपने चाचा के यहाँ, ऐसा होता है ना कि चाचा के यहाँ कुछ सामान रखवा के चले जाते हैं, तो चाचा के यहाँ रखी है तो चाचा से कर्ज लिया है क्या? नहीं नहीं, कर्ज नहीं लिया, सिर्फ कस्टडी के लिए रखा है, तो वापसी की शर्त है, तो उसे क्या बोल देंगे अपन? बेलमेंट। दोनों में फर्क क्लियर है? अगर अगर किसी बेलमेंट के अंदर लोन एलिमेंट आ जाता है तो वही प्लेज बन जाता है। क्लियर है क्या? अब होता है मोर्गेज। व्हाट इज मोर्गेज? मोर्टगेज क्या होता है? मोर्टगेज, हर्षदा, यस। सो हम मोर्गेज क्या होता है? क्योंकि आपका वाला तो मैंने खत्म कर दिया, तो जिसे आप मोर्गेज समझते थे वो नहीं निकला, है ना, इसी को आप मोर्गेज समझ रहे थे। अमूमन इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं अपन कि मोर्गेज पे रखा है। मोर्गेज, मोर्गेज पे, जैसे मोर्गेज पे कागज रखे जाते हैं, जमीन, इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैंने आपसे कर्ज लिया, बदले में रखे कागज, जब कर्ज चुकाऊं, अच्छा क्या होता है प्लेज में, तो मैंने आपको ज्वेलरी दे दी, आपके पास है, लेकिन घर जब मैं गिरवी रखता हूं तो घर आपको दे दूंगा क्या? सिर्फ कागज रखूंगा, घर में तो मैं ही रहूंगा, और बिना कागज के उसे बेच नहीं सकता मैं, क्योंकि कागज आपके पास है। बात समझ में आ रही है? यस। तो मोर्गेज में क्या होता है कि ओनरशिप तो ट्रांसफर होती है क्या? ओनरशिप ट्रांसफर होती है क्या? नहीं। गुड्स ट्रांसफर होते हैं क्या? नहीं। लोन एलिमेंट होता है और उसके सामने अपन क्या करते हैं? सिक्योरिटी के पेपर्स रखते हैं बस। ना तो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, कागज अगर आपको दे दिए तो क्या घर आपका हो गया? अरे घर आपका हो जाएगा क्या? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो मैंने ज्वेलरी बैंक के पास रखी, जो सवाल है सवाल वही होगा, आपको चाहिए तो बना लो। बना हुआ है क्या आपके पास? बना हुआ है? अभी बनाओगे? तो फिर सुन लो पहले, इधर से क्वेश्चन। मुथूट फाइनेंस, यस, अमिताभ बच्चन वाला, हाँ अमिताभ बच्चन वाला मुथूट, मुथूट फाइनेंस।
मुत्तू, हाँ सर, अमिताभ बच्चन जी करते हैं। ओ जी, अमिताभ बच्चन जी। प्रॉपर्टी गिरवी रख के लोन देना, हाँ। मान लो कि रामलाल ने क्या किया, बैंक के पास अपनी बीवी का मंगलसूत्र रखा। क्या रखा? बीवी का मंगलसूत्र, और 10,000 रुपए लेकर दारू पी गया। पैसे उड़ा दिए, खर्च कर दिए, पैसे नहीं चुका रहा है। एक, मान लो 6 महीने की बात थी, 6 महीने तक पैसे नहीं चुकाया। तो अब 6 महीने का समय खत्म होने के बाद, जितना सवाल है सवाल बस उतना, 6 महीने का अवधि खत्म होने के बाद क्या बैंक उस मंगलसूत्र की मालिक बन जाएगी? ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा? यस और नो। मालिक बन जाएगी मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगा? यस और नो। कितने लोग बोलते हैं यस? यस बोलने वाले हाथ खड़े करो। अच्छा, कितने लोग बोलते हैं नो? एक बंदा बोलता है नो, बाकी लोग बोलते हैं यस। तो इससे पूछ लेते हैं पहले, क्योंकि सबसे क्या पूछना। यस। जब तक उसकी अमाउंट पूरी और नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो भी रखेंगे? आप कंफ्यूज हैं, आप क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ आपको। यस, आप एकदम लास्ट। हाँ जी। क्या बैंक ओनर बन जाएगी? सवाल ये है, हाँ या ना? ना, ये तो मना कर रहे हैं। आप क्या बोलती हो? ना। अरे अभी तो हाथ तो सबने खड़ा किया था। हाँ, जोड़ी क्या बोलती? जोड़ी हाँ बोलती। विधि, क्या, सॉरी, सिद्धि, मालूम नहीं क्या तो चालू है। यस, छोटू। हाँ, तुम जोड़ी, हाँ। नहीं, नहीं, क्यों नहीं? आप नहीं बोलते हो? आप नहीं बोलते हो? आप खड़े हो जाओ। यस। हर्षदा क्या बोलती है? खड़ी हो जाओ। इसको समझाओ। नहीं, क्यों नहीं? 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, पैसे चुका ही नहीं रहा है, तो क्या बैंक ऑनर बन जाएगी? क्या सवाल ये है। ऑनलाइन भी कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, आप नो कह रहे हो, तो आप इन्हें समझाओ नो क्यों, क्यों नहीं बनेगी वो ऑनर, आप समझाओ इनको। इनका कहना है अगर बैंक के पास राइट है, अगर वो पैसे नहीं देता है तो उसकी उसकी मालिक बन जाएगी बैंक उस प्रॉपर्टी की। इनका ऐसा कहना है। आप इनसे सहमत हैं? सहमत है तो आप अपना जवाब बदलना चाहते हो? गुड। आप खड़े रहो, खड़े रहो, खड़े रहो। दो तीन को खत्म करो। यस, कुणाल आप क्या बोलते हो? सेम। यस, कैपी बन जाएगी ऑनर, ऑनर, ऑनर। केडी, मिस्टर देवकर, ऑनर बन जाएगी। सोहम, हाँ, 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 हाँ। तुम नहीं बोल रही थी बट हाँ, 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 हाँ। संस्कृति, खड़ी हो जाओ। आप बैठो। बैंक ऑनर बन जाएगी? किसने बोला ऑनर बन जाएगी? नहीं बनेगी, नहीं बने। क्यों बनेगी बताओ? राहुल शर्मा जी आप जल्दी आ गए यार, जय श्री कृष्णा। हेलो। बैंक के पास राइट है कि खुद के पास रख सकती, खुद के पास रख के चाटेगी क्या? कि चाटो, कितना मजा आ रहा है, वाओ, खट्टा खट्टा सोना। बैंक रख के करेगी क्या? मंगलसूत्र को देख के मैनेजर नाचेगा, न शीले तेरे। अरे उसमें क्या होगा? बैंक रख के करेगी क्या? बैंक बेच देगी। अच्छा, अपने पैसे वसूल करने के लिए बैंक उसे बेच सकती है। ओके, बैठो। बैंक क्यों? बैंक के पास ओनरशिप चला जाएगा। बैठे बैठे जवाब दो। हाँ, किससे बोला आपको?
ये कहां सुना तूने? अरे ले क्या सकती हो, तो उसके पास ही है। क्यों? पैसा नहीं दिया वो इसके लिए। तो पैसे लो ना उससे। नहीं कर रहा तो? अरे रख के क्या करेंगे? फिर वही बात, सेल कर देंगे, ऑक्शन में रखेंगे, नीलामी। नीलामी, पाउस। यस। हाँ, तुम क्या बोलती हो? जो तुम लेट आई हो दोनों उसमें से एक। हाँ जी, तुम बैंक के पास ऑनरशिप चली जाएगी क्या, सवाल यह है। हाँ बहुत बढ़िया। सादिया क्या बोलती है? बैंक के पास ऑनरशिप क्यों, क्या करेगी ऑनरशिप लेके, क्या करेगी वो? तो बिना ऑनरशिप के नहीं बेच सकते क्या? बिना ऑनरशिप के माल नहीं बेच सकते अपन? मेरी दुकान पे मेरा लड़का बैठा है, क्या वो लड़का दुकान का मालिक है क्या? सामान का मालिक है क्या? लेकिन माल बेच रहा है ना। अरे किसी मॉल में जाते हैं अपन, मॉल में जाते हैं, मॉल में कितने सेठ बैठते हैं कि सारे एम्प्लॉइज बैठते हैं, तो क्या वो माल बेच सकते हैं? अगर वो ऑनर नहीं है उसके बाद भी उन्हें माल बेचने का अधिकार है कि नहीं है? कानून ने दिया है ना। कानून ने बोला कि कौन 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 से ऐसे केसेस है जहां पर आप मालिक नहीं हो फिर भी आप माल बेच सकते हो। तो उसमें एक केस ये भी बताया कि एजेंसी, एक केस ये भी बताया कि आप क्या हो, पावनी हो, पावनी। एक होता है नर, पावनर, पावनर, एक होता है पावनी, प्लेज पे देने वाला, प्लेज पे लेने वाला, जैसे बेलर, बेली, ऐसे पावनर, पावनी। ऐसे सुना है आपने, नाम सुने, सुने क्या? तो जिसके पास आपने गिरवी रखा है अगर आप उसे पैसे नहीं चुकाते हो तो माल उसका नहीं हो जाएगा। अरे बाहर आओ। माल उसका तो तब ट्रांसफर होगा ना जब मैं ट्रांसफर करूंगा, मालिक तो मैं हूं उसका। अरे मान लो मैंने ज्वेलरी रखी है बैंक के पास, तो ऐसा थोड़ी कि ज्वेलरी बैंक की हो गई, नहीं नहीं नहीं, बैंक की नहीं हुई है। ओनरशिप ट्रांसफर करने से होती है कि अपने आप हो जाती है? तो फिर आप अपने आप कैसे कर रहे हो? ओनरशिप तो मेरे पास ही थी, लेकिन मैंने कर्ज नहीं चुकाया, तो लॉ ने बैंक को अधिकार दिया है कि 2-3 बार उसको वार्निंग दे दे, अगर नहीं है तो तू ऑनर नहीं होते हुए भी माल बेच सकता है। तो बैंक कभी ऑनर नहीं बनेगा, बैंक के पास सिर्फ राइट टू सेल होगा। जैसे एजेंट ऑनर होता है क्या? नहीं होता, लेकिन उसको माल बेचने का अधिकार मिलता है ना। बिल्कुल वैसे ही बैंक ऑनर नहीं है, ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी, लेकिन माल बेचने का अधिकार होगा। बात समझ में आ रही है? यस। तो यहां तो सबके जवाब गलत हो गए, एक का जवाब सही था बस, तुम्हारा, तुम्हारा भी शायद। लेकिन नहीं जो होता है वो आंसर सही थोड़ी होता है, नहीं के पीछे का रीजन, और रीजन तुम्हारा ठीक था लेकिन तुम्हें बहलाया फुसला लिया गया और तुम झांसे में आ गए, लड़की के झांसे में आ गए तुम। हाँ उसने जादू कर दिया आप पे। चलो तो ये क्लियर है, आप फोटो बना लो। बन चुका क्या? अरे वाह। यस सर, पहले बैंक नोटिस देगा, तब भी पे नहीं किया तो बैंक रिकवर कर सकता है सामान से। हाँ रिकवर कर सकता है, उसके लिए मना थोड़ी है। बात क्वेश्चन अगर आता है ऑनरशिप ट्रांसफर होना के, तो ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी विदाउट ट्रांसफर। ऐसा ऐसा आपने पढ़ा नहीं है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कि आप ऑनर नहीं हो फिर भी आप माल बेच सकते हो, ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं? तो बोलने का था ना, बढ़िया ही। हाँ तो ऐसे बोलिए जैसे वो मोहन जोदड़ो की खुदाई में सबसे पहले जो भी देखा तुम ही ने देखा। हाँ मैं देखी थी, हाँ अब तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, और तब देखी थी मैं। लिखा क्या? ए लिखना, ए फ्रेंड्स, ए जोड़ी लिख, लिखा? लिख रहा कौन है वैसे ये बताओ? हाँ अच्छा, अब्बू हंस रहे हैं, अब्बू ने भी यस बोला था और अब अब्बू हंस रहे हैं। रिया यस यस यस, ये सारे यस वालों का गलत हो गया है तो। अरे यस वालों तुमको समझ में आया क्या, ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगा? चलो जी कोई बात नहीं, होती है जी गलतियां। अच्छा फिर क्या होता है जब अपन बाहर आके एक दूसरे से आंसर मैच करेंगे तो क्या निकलेगा? आंसर सही निकलेगा अपना तो, क्योंकि सबने ही लिखा है, बराबर है क्या?
तो फिर क्या इंस्टीट्यूट में अपन ठीकरा फोड़ देते हैं, और ठीकरा कहाँ फोड़ देते हैं, मुझे लिखना नहीं आता। अरे गलत ही लिखोगे तो आता है, नहीं आता है आपको नंबर ही नहीं मिलना है। तो ज्ञानवर्धक कैप्सूल्स जरूरी है सर, आप मस्त। अच्छा है, आप मस्त एक्टर हो। रिया वर्मा, हाँ जी सर, आ गया समझ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। लिखा क्या? चलो, अब ये अपन यहां क्यों आए थे? अच्छा, ये बेलमेंट से भाग के आए थे ना। तो बेलमेंट जब अपन पढ़ेंगे, जब का मतलब ये है, इसको खत्म करते ही बेलमेंट 3 चैप्टर और नए हैं यार आपको इस बार, नया नया बहुत कुछ है। पर नया नया बहुत कुछ है तो कुछ हटा भी है आपको 40 मार्क्स का, तो यही सब आएंगे। आप सोचो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ये 2 पोर्शन में उन्होंने बढ़ाया है। तो बढ़ाया है तो मान के चलो इन पे क्वेश्चन तयशुदा है कि पूछा ही जाएगा। चलो, अब प्रीविटी, प्रीविटी बोलते हो प्राइविटी बोलते हो आप? प्रीविटी लिखो, प्रीविटी, प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी, 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 प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। छोटा सा कॉन्सेप्ट है। लोग क्या कहता है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। अरे मान लो कि हम दोनों के बीच में, मेरे और अर्पिता, अर्पिता, हाँ, मेरे और अर्पिता के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, सूट फाइल ये कर रही है, तू है कौन? मैं उसकी बेइज्जती हूं। मैंने कहा यहाँ बेइज्जती नहीं चलता, दिस इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बेइज्जती चलता है क्या बहन? नहीं चलता ना, देखो कैसे कर रही है ये, मैं इसकी बेइज्जती हूं, चल। तो इसको बोलेंगे घूम जाओ, और हाँ, तो ये कोर्ट में चल जाएगा, सरकार सरकार मेरे साथ, मुझे तो धक्का मार के घर से निकालो, कि तुम हो कौन कि मैं उसकी बेइज्जती हूं। तो सरकार का बोले घूमो, चल ठीक है। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, क्योंकि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कौन होते हैं? बेइज्जती। कौन होते हैं? बेइज्जती। तो बेइज्जती नहीं चलेगा इधर। हाँ भाई, 2 बेइज्जती हैं, एक चिंगम खा रही है, दूसरी को दे ही नहीं रही है, तो काहे की बेइज्जती? बात करा लो बेइज्जती, ठीक है। तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी को दे रहे हैं, तो उस सूरत में वो बंदा सूट फाइल कर सकता है अगर उसको पैसा नहीं मिलता है तो। 2 बंदे कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं लेकिन कंसिडरेशन किसी थर्ड पार्टी, जैसे देखो एक केस था चेन्नैया वर्सेस रमैया, सुना है क्या? इसमें एक मां थी एक बेटी थी। इसमें कौन सी मां थी और कौन सी बेटी थी ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन अल्फाबेट्स में सी पहले आता है कि आर? सी। तो सी क्या थी? मां। और आर क्या थी? बेटी। तो एक चिनैया एक रमैया, चिनैया वर्सेस रमैया। चिनैया रमैया के केस में क्या था? क्या था, किसी को याद है क्या? नाम याद है बस? भाई ये दोनों मां बेटी थी, तो इनका एक चाचा था, इसके पप्पा मर चुके बहुत समय पहले। तो इसकी इनके पास जमीनें अच्छी खासी थी, लेकिन जो बाकी भाई भाई होते हैं तो वो लड़ाई झगड़े और वो सब मरने के बाद इनको कुछ हक में नहीं आने देते थे। तो इसके चाचा ने इनको बहुत सपोर्ट किया, चाचा ने इनको बहुत सपोर्ट किया, इनको रोटी पानी की सारी सुविधाएं दी। जमीनें थी इनके पास 8-10 बीघा, इधर बीघा नहीं चलता, इधर एकड़ चलता है ना। हाँ, तो एकड़ में मान लो कि 5-6 एकड़ इनके पास जमीन थी, तो उसपे खेती होती थी। तो फिर चिनैया बूढ़ी हो गई, अच्छा चाचा भी अब बूढ़ा हो गया, तो चाचा बूढ़े हो गए, तो चाचा के बच्चों ने उनको थोड़ा सा किनारे कर दिया। तो फिर चिनैया ने रमैया से कहा कि बेटा ये जमीन है ना, ये जमीन के जितना भी प्रॉफिट होगा वो सब तेरा, मैं तो आज हूं कल मर गई, तो ये जमीन और जमीन के सारे प्रॉफिट्स में तुझे ट्रांसफर कर रही हूं इस शर्त पे कि तू चाचा को 20,000 रुपए महीना खर्चे के देती रहेगी। मान लो उस पे 1 लाख रुपए महीने की आमदनी हो रही है, तो इसमें से 20,000 रुपए महीना तो चाचे को देती रहेगी। तो रमैया ने बोला हो 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 कर दिया उसने। तो जब तक मां जिंदा थी तब तक तो वो 20,000 रुपए देती रही। मां के मरने के बाद उसने चाचा को पैसे देने से इनकार कर दिया, चाचा ने सूट फाइल कर दिया, तो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लग जाएगा।
तो ये बोले कि चाचा कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और मेरी मां के बीच में हुआ था, आप कौन, आप बेस्टी नहीं, मैं बेस्टी नहीं, मैं स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। मतलब मैं कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी नहीं हूं, लेकिन कंसिडरेशन की पार्टी तो हूं, पैसे तो मुझे मिलने दे। बात समझ में आ रही है? यस। तो फिर यहां पर वो चाचा जो है इन पर सूट फाइल करके पैसे है, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट उस अग्रीमेंट पर उसका नाम नहीं लिखा, लेकिन कंसीडरेशन उसे पे किया जाना है, वहां पर उसका नाम है, तो फिर उसको वहां से अधिकार मिल जाते हैं। बात समझ में आती है प्रिविटी? यस। जैसे मान लो कि कुणाल की शादी हो गई, कुणाल की शादी हो गई, कुणाल इज अ मैरिड गाय नाउ, अभी एक शादीशुदा लड़का है। इसने इसने एक इसने क्या किया, बहुत अच्छा एक प्लान किया। इसको एक लड़की बहुत पसंद, ये कोरेगांव पार्क घूमने जाता था। कोरेगांव पार्क सुना है आपने? बहुत खूबसूरत जगह है, ऐसा मैंने सुना है। तो केपी जो है, कोरेगांव पार्क को केपी भी बोलते हैं यहाँ पर। तो केपी घूमने जाता था वहां पे, सिर्फ सिर्फ पुणे के सारे भारी भारी रईस लोग वहीं रहते हैं, मेजोरिटी कल्याणी नगर, कल्याणी तो इधर नहीं, इंदौर में। केपी के आगे एक और है ना, कल्याणी, क्या उसका नाम भी, उसका नाम भी कल्याणी है। अच्छा, वो भी काफी पोर्श इलाका है। तो वहां पर इनका पब में जा रहे थे, डिंचिक 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 नाच रहे थे। वहां पे पब बहुत हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो नहीं सुना है मैंने, आपने नहीं सुना? नहीं सुना, क्या पता, मतलब ऐसा सुना है होंगे फिर, अगर सुना है तो, है ना। तो वहां पे पूना वाला की प्रॉपर्टी है, ओशो का आश्रम है, देखा है आपने वो लेन? आप देखो, आ हा हा, मतलब हर आप जैसे होता है ना, हर चौथी दुकान किराने की, अपने इधर देखो हर पांचवी दुकान पान की, उधर हर चौथी दुकान पब, पूरा मतलब आप एकदम भारी, बहुत बहुत भारी इलाका है, ऐसा मैंने सुना है। तो कुणाल वहां जाते थे, वहां गए, डांस वांस कर रहे थे, इनका एक लड़की से परिचय हो गया वहां पर। इन्होंने पूछा कि नाम बताइए, उसने नाम बताया, दोस्ती हो गई। कुणाल बहुत अच्छा डांस करता था तो वो फिदा हो गई, फिदा हो गई। तो फिर ये बाद में मिलने लगे। वो इससे कार पे मिलने आती थी, कार वाली थी, बहुत पैसा, अनाप शनाप पैसा था। और कुणाल मिडिल क्लास फैमिली से थे। तो कुणाल ने बोला देख अपनी जमेगी, उसने बोला नहीं कुणाल, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं, तुम भी मुझे मत छोड़ो। ठीक है, दोनों के बीच में डील हो गई कि शादी करेंगे। तो लड़की के पापा ने बोला कि तुम कुणाल, तुम इसको कैसे खुश रखोगे? तो उसने बोला कि खुश रखने के तरीके मेरे पास बहुत है, मैं जॉब करूंगा, पैसे कमाऊंगा। कि तुम जॉब करके कितना कमा लोगे? उससे बोला सीए कर रहा हूं मैं, 50,000 तो कम से कम कमा ही लूंगा, 1 लाख रुपए तो कमा ही लूंगा। तो उसके पिताजी ने बोला कि इसका 3 लाख रुपए महीने का खर्चा है, 10,000 रुपए रोज उड़ाती है, तो तुम कैसे इसको पाल लोगे भाई? तो इसने बोला हाँ बात तो सही है, ये तो महंगी है लड़की तो बहुत। तो कुणाल ने बोला अब क्या ही कर सकते हैं, शादी तो करनी पड़ेगी। तो उसके पिताजी भी बेटी की जिद के आगे हार गए, तो उन्होंने शादी कर दी। शादी कर दी तो उसके पिताजी ने कुणाल को 10 करोड़ रुपए दिए। कितने दिए? 10 करोड़ रुपए। 10 करोड़ रुपए इनको दिए। 10 करोड़ का अगर 10% भी अपन ब्याज पकड़ के चलो, 8% पर अपन 10 मोटा मोटा मान लो कि 10% भी अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट या कोई इनकम इनको मिलती है, तो 1 करोड़ रुपए 1 साल की इनकम होगी। 1 करोड़ रुपए 1 साल की इनकम होगी। सीए करने की जरूरत है क्या? अबे केपी में घूमो तो 10 करोड़ बड़े आसानी से मिलेंगे। इतनी मेहनत तुम सीए में कर रहे हो, इतनी केपी में करोगे ना भाई, बड़े आराम से मिलेगा, ऐसा मैंने सुना है। तो अब ये जो 10 करोड़, 1 करोड़ इनको उन्होंने, इसके ससुर जी ने बोला कि तेरे को 1 करोड़ रुपए की आमदनी होगी, उस 1 करोड़ में से मेरी बेटी को 36 लाख रुपए साल का तू दे दे। 3 लाख रुपए महीने का खर्चा है, तो मैं नहीं चाहता हूं कि वो किसी भी चीज से महरूम रहे, मतलब उसको हर सुविधाएं मिलनी चाहिए जो मैं देता था। तो इन्होंने बोला जी दे देंगे। अरे फिर भी 60-65 लाख तो बच ही रहे हैं इनके पास साल का, यानी कि 5 लाख रुपए महीना इनका हो गया, और 3 लाख रुपए महीना बेटी का खर्चा। उन्होंने तो सारे खर्चे ही दे दिए। तो 10 करोड़ इनको तो बैंक में पटकना है, ऐश करना है जीवन में, और क्या बचा है? तो अब जब तक ससुर जी जिंदा थे, वो इनकी वाइफ को 3 लाख रुपए देते रहे, और जैसे ही ससुर जी का मृत्यु हो गया तो इन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो अब सवाल ये है कि, सवाल क्लियर है, क्या इनकी बीवी इनके ऊपर चढ़ के सूट फाइल कर सकती है? अरे हाँ, हाँ इनकी बीवी इन पर सूट फाइल करके पैसे वसूल। तो ये बोलेगा ये कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा और ससुर जी के बीच में था। अरे छोड़ना, पैसे दे,
प्रिविटी लग जाएगा, तो बेटा पैसे तो देने पड़ेंगे, तो दे दो, अपने को तो फिर भी 5 बच रहे हैं, ठीक है ना कुणाल, हिसाब की बात है, तो दे दो यार उसको। ट्रस्ट में भी होता है ना ऐसा कि जैसे एक सेठ जी हैं, सेठ जी के 2 बच्चे हैं और सेठ जी की 2 बीवियां हैं, उससे सेकंड वाली से भी 2 बच्चे हैं। हाउ मेनी बच्चे हो सेठ जी साथ यार? 4 बच्चे। बीवी ए से कितने हैं? 2। बीवी बी से कितने हैं? 2। और बीवी सी है, बीवी सी है लेकिन बीवी नहीं है, तो तो, तो 2 ही बच्चे लेजिटिमेट चाइल्ड उनके कितने हैं? 2, 4 हो गए, 4 हो गए, A1 A2 और B1 B2। ये क्या ट्रेन के कोचेस हैं क्या? नहीं, ये उनके बच्चे हैं, सेठ जी के कोचेस हैं ये 4, तो सेठ जी के 4 बच्चे हैं। सेठ जी के पास कितना है कि मान लो कि सेठ जी के पास 90 करोड़ की एसेट संपत्ति प्रॉपर्टी, 90 करोड़। अब जब वो मरने वाले थे ना, तो मरते टाइम चारों बच्चे इकट्ठे हो गए कि बाबूजी मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या, मुझे क्या। तो उन्होंने अपने वकील को वसीयत में लिखाया कि 1 रुपया किसी को, कोई प्रॉपर्टी का एक एक कण भी इनको नहीं देना, एक एक नया पैसा इनको नहीं देना। उन्होंने सारा पैसा किसको ट्रांसफर, सारी प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट को ट्रांसफर की, और इस शर्त पे ट्रांसफर की कि जब तक मैं जिंदा हूं मेरा इलाज कराते रहना, और मेरे मरने के बाद मेरी बीवी का ख्याल रखना, मेरी बीवी को 50,000 रुपए महीना ट्रस्ट देते रहना। अब 70 80 90 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम कर दी है, यानी कि चैरिटेबल ट्रस्ट था उसके नाम, और उसके बदले में क्या बोला कि बीवी जब तक जिंदा रहे, बीवी तो 10 साल जिंदा रहेगी, तो 10 साल 50,000 रुपए उनको देने पड़ेंगे। ट्रस्ट ने बोला ठीक है। सेठ जी के मरने के बाद बीवी को पैसे देने बंद कर दिए ट्रस्ट ने। क्या बीवी ट्रस्ट पे चढ़ सकती है? बात समझ में आ रही है? तो ये ट्रस्ट वाला एग्जांपल और फर्स्ट वाला एग्जांपल जो अपन ने लिया था चिन्नैया वर्सेस रमैया, यही जनरली कोई केस, कुछ भी केस बनाएंगे, आपको केस का नाम नहीं भी आ रहा है लेकिन आपको जवाब तो सही देना है। बात समझ में आती है? तो ये प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसमें क्या होगा, जब भी केस या क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें 2 पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा और तीसरी पार्टी को कंसीडरेशन देने की बात कही होगी, और तीसरी पार्टी चढ़ के केस करेगी, तो पहली मना करेगी कि तू तो कॉन्ट्रैक्ट में है ही, तू कैसे, तो फिर वो कहेगी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कोई चीज होती है, कंसीडरेशन वाली पार्टी हूं मैं। जैसे मान लो कि एक पति पत्नी साथ में रहते थे, आखिरी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक पति पत्नी साथ में रहते थे, साथ में रहते थे तो लड़ते भी थे, झगड़ते भी थे, मारामारी भी करते थे। अच्छे से ट्रीट नहीं करता था पति पत्नी को, तो पत्नी रूठ कर वापस चली गई, तो फिर उसके बाद वापस घर से वापस, कोई कब तक वो फिर वापस वो जाती है अपना घर, क्योंकि शादी के बाद उसका घर वो हो जाता है जो उसका घर नहीं था पहले कभी, लेकिन अब वही है सब कुछ, तो चली जाती है। फिर उनके बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, तो फिर वो उसके लड़की के पिताजी बोलते हैं कि यार अगर तुमने अब इसको ठीक से नहीं रखा तो फिर इसको अलग रहने की व्यवस्था करनी पड़ेगी आपको, और इसको अलग, इसका सारा खर्चा आपको उठाना पड़ेगा मेंटेनेंस का। तो पति ने बोला ठीक है, फिर वापस आ गई, फिर गई, फिर झगड़ा ये वो, फिर उसने पिताजी से शिकायत की, तो पिताजी ने बोला कि ठीक है मैं बात करता हूँ। उन्होंने बात किया लेकिन अब वो अच्छे से नहीं रख रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ससुर जी और उसके बीच में कि ठीक है मैं उसको 10,000 रुपये महीना दे दूंगा अगर मैंने अच्छे से नहीं रखा, अब अच्छे से नहीं रख रहा है तो उसको खर्चा दे। अब वो बीवी सूट फाइल कर देती है कि ये मुझे खर्चा नहीं दे रहा है, तो पिताजी के साथ हो गया था कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन कंसिडरेशन तो मुझे मिलना था, तो मैं इसके ऊपर सूट फाइल कर सकती हूं। ये केस लॉ था, केस लॉ का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आपको बात समझ भाई, सबका एसेंस यही निकल के आ रहा है ना कि थर्ड पार्टी खड़ी है, कंसिडरेशन मुंह खोल के उसके मुंह में डाल दो कंसिडरेशन, नहीं तो मुंह खोल के घूमता रहेगा, तो क्या करने सूट फाइल करने, काहे के लिए, कॉन्ट्रैक्ट किधर है, कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में होता ना, तो तुम कौन, मैंने इनको पैसे दिए भाई इसको दे देना, और इसको कह दिया कि उसको मैंने दे दिया है, उन दोनों की भी बात हो गई है, मैंने इसको बोला इसको पैसे दे देना, अब इसने इसको पैसे नहीं दिए, तो पार्टी तो ये है ना कंसिडरेशन की, तो ये सूट फाइल करेगी ना, कर सकती है, यही तो होता है प्रिविटी, और क्या है, बकवास बात है। 4 अलग अलग तरह के एग्जाम्पल है, कहानी तो एक ही निकल रही है, चाहे ट्रस्ट का हो। तो ऐसे क्वेश्चन देके घबरा मत चलो, ओ तेरी ये तो ट्रस्ट का आ गया, ओहो ये तो बैंक का आ गया, ऐसे दिमाग नहीं लगाना, आप कहानी पढ़ेंगे ना उसकी तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्लियर है? यस, दिस इज ऑल अबाउट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एक टर्म लिखो, एग्रीमेंट्स अपोज्ड टू पब्लिक पॉलिसी। पहले लिखो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, लिखो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स,
अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, रिया वर्मा यस, प्रज्ञा जी हाँ जी, अब्बू, अब्बू तो हंसता ही रहा कर बस। क्रिस्टल क्लियर है, अरे वाह, क्रिस्टल तो क्लियर होता है। बेनिफिशियरी कैन स्यू, अरे वाह, बेनिफिशियरी इंग्लिश बोलता है, बहुत बढ़िया। चलो, तो हम कहाँ थे रे भाई? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, सर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का राइटिंग करेंगे, बहुत बढ़िया। ये मैं बता चुका हूं ना, जब हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होगा तो दोनों का साथ में राइटिंग करेंगे, ठीक है। करना था यार संडे को, लेकिन संडे को ये बच्चे लोग नहीं आए, मैं तो यही था। अरे एक्चुअली क्या हुआ था कि आपकी ना सैटरडे को शायद अकाउंट्स वाले सर अपने गांव चले गए थे और प्रणव सर भी नहीं थे, तो फिर मैं बचा अकेला। तो फिर मुझसे सवाल किया गया कि, तो फिर मैंने बोला कि इतनी दूर से बच्चा आएगा और सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए, तो फिर इससे अच्छा कि नहीं आए। सिर्फ इसके लिए इनकार किया, क्योंकि क्या उसके ठीक पीछे मेरी क्लास थी। जैसे आपकी क्लास के ठीक पीछे क्लास होती है, तो अपनी क्लास तो बैक टू बैक थी। भाई आपकी क्लास खत्म होने के बाद अभी 15 मिनट का ब्रेक होता है और फिर मेरी क्लास होती है। तो अब मैं आपको ज्यादा भी नहीं ले सकता, जैसे कोई और क्लास नहीं है तो चलो यार अपन 2.5 घंटे बैठ जाएं, तो वो ऑप्शन भी नहीं ओपन था। तो सिर्फ 1-1.25 घंटे के लिए आपको इतनी दूर से आओ, उतनी दूर वापस जाओ। और लड़कों का तो ठीक है, बेचारे जैसे उठे वैसे ही आ गए। तुम लोग तो तैयार श्यार होके आते हो, तो तुम्हें तो समय लगता है, तो आधे घंटे पहले तैयार होने करना, और फिर इसके बाद ये बेचारे सीधे चुपचाप आते हैं, अपना नाश्ता करते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं, चुपचाप खड़े होते हैं, चुपचाप घर चले जाते हैं। तो लड़के कितने चुपचाप होते हैं? सीधे कौन होते ज्यादा, लड़के लोग होते कि लड़कियां? लड़के, ओके। हाँ लड़के बहुत शरीफ होते हैं, और अपनी क्लास के तो बहुत ज्यादा सीधे हैं, बहुत एक्सट्रीम सीधे हैं। सो हम अच्छे हैं ना अपन लोग। कुणाल बहुत सीधा है, देखो कितना अच्छा है, कुणाल का मित्र जोड़ी। चलो, तो कहाँ थे आप? अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट में लिखो मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। एक डिस्कस कर लेते हैं बस आज के लिए, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, बाकी कल करेंगे। शादी की दलाली से संबंधित कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होते। मैरिज ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट। मैं लिखा क्या? जैसे मान लो कि कुणाल को शादी करनी है, क्या करनी है? शादी करनी है। अच्छा तुम्हारी तो हो गई, तो तुम्हारी बीवी तुम्हारे ऊपर सूट भी तो फाइल करती। मान लो कि आपका नाम क्या है भाई? तुम्हारी भी करा देते हैं। आदित्य, आदित्य, आदित्य का सीए हो गया, आदित्य का चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, बन के घर गया कि मम्मी मैं सीए बन गया। मम्मी ने बोला वाह, इससे बोला बस वहां हो, तो मम्मी ने बोला और क्या करूं वाह करते बस हो गया। चलो, तो ये सीए इन्होंने मथा था टेका, फिर इसके बाद 6-8 महीने इसकी जॉब भी लग गई, जॉब लग गई, इसका 80,000 पर मंथ इसका सैलरी आ रहा है, बैंक वैंक में काम पे लग गया, 80,000 रुपये महीना। और 6 महीने निकले तो फिर इसने घर पे आके बोला कि मम्मी लाल चुनरिया वाली कोई घर मेरे भी लाओ, मैं अकेला कब तक बैठूं, बैंड मेरा बजवाओ। अरे जैसे भी चलता है, चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ। इन्होंने घर पे बोला, तो घर वालों ने बोला एक काम कर वहां चले जा। वो मैरिज ब्यूरो है, मैरिज ब्यूरो होता है, समझते हैं मैरिज ब्यूरो? मैरिज ब्यूरो नहीं समझते हैं? हाँ, शादी.com वगैरह इस तरह के ऐप भी होता है। तो इन्होंने बोला है बाजू में वो शर्मा जी ने मैरिज ब्यूरो खोल के रखा है, तो वहां चले जा, वहां जाके तेरे को जो भी जमती हो देख ले, अपन शादी कराने के लिए हमें क्या दिक्कत है। तो वहां गए, शर्मा जी के पास गए, शर्मा जी, शर्मा जी एक एक अच्छी सुंदर और टिकाऊ लड़की दिखाओ। आजकल टिकाऊ जरूरी है, क्योंकि आपने देखा होगा आजकल शादियां टिकती नहीं है, झगड़े बहुत होते हैं, है ना। तो सस्ती सुंदर, अच्छी सुंदर और टिकाऊ लड़की दिखाओ। तो इन्होंने, शर्मा जी ने एक फाइल रख दी। तो मैरिज ब्यूरो एक ऐसी जगह होती है जहां पर न सिर्फ आपको लड़की की फोटो बल्कि आपको एड्रेस, फोन नंबर, सब कुछ मिलता है वहां। पहले इस्तेमाल करें, फिर तो पहले पहले आप फोन पे बात करें, मिले, उसके बाद आपको जमती है तो शादी के लिए हाँ करें, और फिर आगे बात चलाए। तो मैरिज, शर्मा जी ने बोला कि ठीक है ये देखो, तो इन्होंने देखा देखा देखा, इन्होंने बोला जमीनी थोड़ी ऊंची वाली दिखाओ। तो स्टूल पे चढ़े, ऊंची एक फाइल निकाली,
और फिर वो दिखाई, इन्होंने देखा जमा जमा जमनी जमनी। भाई ऐसे लड़कियां भी आती हैं लड़कों को देखने मैरिज ब्यूरो में, है ना? तो आप नहीं जम रहा, नहीं जम रहा, एक जम गई, उसका नाम क्या था, क्या नाम था आदित्य? कुणाल को पता होगा। कल्याणी? अच्छा, नहीं आदित्य तो इसका नाम है, अदिति। अच्छा, तो आदित्य को अदिति पसंद आ गई, इनको पसंद आ गई, इन्होंने अदिति पे फिंगर रख दिया, इन्होंने बोला मुझे यही लड़की चाहिए। अगर आप इससे मेरी, अच्छा शर्मा जी ने बोला पहले 5,000 रुपए रखो, रजिस्ट्रेशन होता है उनका, रजिस्ट्रेशन हो गया। तो इन्होंने बोला एक तो ये अदिति, ये 3-4 अच्छी लग रही है, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं बात करता हूँ। तो फिर आदित्य ने बोला यार आप इस लड़की से मेरी शादी करा दो, ये मेरे को बहुत ज्यादा जम गई है, एकदम ढिंचैक है। तो उन्होंने बोला कि ये ढिंचैक है बट ये खर्चीली है, कि चिंता मत करो सीईओ हूं मैं, सब सारे खर्चे उठा लूंगा, सारे खर्चे उठा लूंगा। वो पान खाती है, पान खा के गाना गाती है, चलेगा आपको? हाँ चलेगा। कौन सा गाना गाती है? मुझे तो तेरी लत लग गई लत। गाना देखा है आपने? मुझे तो तेरी लत लग, ऐसे पान का थूक साफ करती है बार बार, मुझे तो तेरी लत लग गई, लग गई। देखा है क्या? इधर से पान का थूक आता है तो क्या करती है वो? साफ करती है, देखा? हाँ, तो वही अदिति है। आप देखना उसमें करती है, मुझे तो तेरी लत लग गई। कितने लोग ने गाना देखा? वो साफ करती है ना, इधर से गिरता है तो मुझे तो तेरी तो अब इन्होंने बोला कि अरे यार मैं हूं ना, मैं रुमाल लेके साफ करूंगा, अंगूठा भी क्यों गंदा होने दूंगा, अदिति मेरी है, फाइनल करो, डिसाइड हो गया। इन्होंने कहा अगर आप मेरी अदिति से शादी करवा दो तो मैं आपको 5 लाख रुपए दूंगा। शर्मा जी की आंखों में डॉलर चमक गया। शर्मा जी ने जैसे तैसे करके इनकी शादी अदिति से करवा दी। ये हनीमून पे चले गए, हनीमून से वापस आए। वापस आने के बाद शर्मा जी ने इनसे 5 लाख रुपए मांगे, इन्होंने 5 लाख मार के उन्हें भगा दिया। उन्होंने बोला ये किससे शादी करा दी? हाँ आप भाई, मैं तो सोचा था शादी होगी जिंदगी खूबसूरत, यहाँ तो मजा ही नहीं आ रहा। तो फिर अब लड़ाई करती है, मतलब वो बहुत लड़ाई करती है। तो शर्मा जी ने बोला मैंने अब तो पहले ही बोला था कि आप सोच लो समझ लो, बट मेरे 5 लाख दो। आपने जिस लड़की पे हाथ रखा मैंने उससे शादी करवा दी, आपकी आपकी सारी बातें ठीक हो गई, अब मेरे 5 लाख रुपए दो। अब ये वो शादी ब्यूरो, शादी मैरिज ब्यूरो चलाता है, ये क्या शर्मा जी को 5 लाख रुपए वसूल कर पाएंगे, हाँ या नहीं? इतनी सी बात है। नहीं, नहीं, बहुत सारे लोग नहीं बोल, कितने लोग हाँ बोलते हैं? हाँ, हाँ, हाँ। शर्मा जी पैसे वसूल कर सकते हैं क्या? हाँ, हाँ। लड़कियां हाँ बोल रही है। नो आइडिया, यस, नहीं, नहीं वसूल कर सकते। पीछे नहीं वसूल कर सकते शर्मा जी, इधर नहीं वसूल कर सकते, नहीं वसूल कर सकते, नहीं वसूल कर सकते। वसूल कर सकते क्या शर्मा जी? मैरिज ब्यूरो चला रहे हैं? नहीं। हाँ शर्मा जी वसूल कर सकते हैं, क्यों? उन्होंने वो बस ये लोग कह रहे हैं 5,000 ले तो लिया आपने रजिस्ट्रेशन के। शादी.com या जो भी ये होता है ना घर जोड़ने वाले, ये कभी भी गारंटी ले सकते हैं क्या? किसी की जिंदगी का सौदा 5 लाख रुपए में उसकी मर्जी के बगैर किया जा रहा है यहाँ पे अदिति का। अदिति बेची जा रही है यहाँ पे, बेच सकते हैं? अरे अदिति को लेकर डील कर रहा है ये। अरे समझो आप, किसी की जिंदगी का सौदा ये दो लोग बैठ के कर सकते हैं क्या? तो लॉ ने मना किया है कि शादी की दलाली। आप प्रैक्टिकली सोचो, आपने कभी भी देखा हो ना, तो मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं कि लड़का लड़की दिखा दिया, अब तुम्हारी तुम जानो, बस तुम्हें आपस में सूट करो, हम क्या कर सकते हैं, आपकी लाइफ है। अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो भूल जाओ, वो जीरो है, क्योंकि ये मैरिज ब्रोकरेज कॉन्ट्रैक्ट है, ये इलीगल है, अनलॉफुल है। इसी में तो लिखा अपन ने, अपने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट्स में लिखा अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, लोक नीति के विरुद्ध है, ये गलत है। तो मैरिज ब्यूरो का काम क्या होता है? लड़का लड़की दिखाना, मिलाना, बस पिक्चर खत्म। उसके बाद तुम्हें करना है नहीं करना है तुम्हारी तुम जानो, जमती है तो करो, नहीं जमती है तो कुछ मत करो। लेकिन किया आप यार शादी.com से करो, कैसे भी करो, लड़ाई तो होनी है।
पति पत्नी की लड़ाई होती है कि नहीं होती है? थोड़ी होती है कि बहुत होती है? बहुत होती है। सबके घर में यार, सबके घर में भैया भाभी है, देखते ही है, शुरू से देखते आ रहे हैं। नहीं है तो बाजू में है, बाजू में भैया भाभी है, कोई तो नए नए जोड़े आते ही है, लड़ते हैं। क्यों लड़ते हैं यार शादी के बाद? भाई मान लो कि मैं अलग अपब्रिंगिंग, मेरी परवरिश अलग तरीके से हुई, वो जहां से आ रही है उसकी अपब्रिंगिंग अलग परवरिश अलग तरीके से हुई। अब दोनों की परवरिश या माता पिता ने अलग अलग स्टैंडर्ड सेट किए हैं, तो वहां पे स्टैंडर्ड्स का झगड़ा तो होना ही है। साल डेढ़ साल में एडजस्टमेंट हो जाता है, फिर उसके बाद लड़ाई की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, और नहीं होता है एडजस्टमेंट तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, डिवोर्स हो जाता है। ऐसे ही होता है। तो झगड़े का कारण ये थोड़ी। अभी जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूं। जैसे महाराष्ट्र में क्या होता है कि इधर का कल्चर क्या है, घरों का कल्चर क्या है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया कि जूते चप्पल घर के बाहर उतारता है, ऐसा होता है। उसके पीछे रीजन क्या है? नीचे बैठना, बैठ के खाना खाना, नीचे बैठने का काफी कल्चर है यहाँ पे, इसलिए जूते चप्पल बाहर। हमारे घर में क्या है कि नीचे बैठने का कल्चर ही नहीं है, हमारे घर में नीचे बैठने का कल्चर ही नहीं है, तो हम जूते चप्पल लेके पूरे घर में घूमते रहते हैं अंदर ही। क्योंकि या तो सोफे पे बैठ जाएंगे, या फिर बेड पे बैठ जाएंगे, या चेयर पे बैठ जाएंगे, मतलब कल्चर है ही नहीं। नीचे बैठ के रोटी भी नहीं खाते हम लोग, हम बेड पे खा लेंगे। डाइनिंग टेबल तो खाली रखने के लिए होता है, खाता कौन है उस पे? ज्यादातर बेड पे ही खा रहे होते हैं अपन लोग रोटी सब्जी ना। तो हमारे घर में कल्चर, अभी जैसे मैं यहाँ आया ना, तो यहाँ पर मैंने 2 स्टूडेंट्स को भी मैंने अपने साथ में, सीए फाइनल के हैं, पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो वो भी रखे हुए हैं। तो अब अपनी तो आदत है कि भाई अब आते ही सबसे पहले तो सोफे वगैरह खरीदे यहाँ पर, क्योंकि बैठेंगे कहाँ पर। तो अब बट शूज ले लेके आने जाने घूमने गया, तो अरे यार सर शूज अंदर ले आया, मैंने क्या हुआ? मतलब उनको इरिटेशन हो रहा है, क्यों? क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी है, शुरू से उनको लगता है ये क्या हो रहा है, ये अगर इस हाथ से खा रहे हैं तो इस हाथ से डाल रहे हैं। ऐसा भी होता है इधर कि जूठे हाथ से वो डालते भी नहीं है। अब अपनी अपनी है। अब मान लो कि मेरी शादी किसी महाराष्ट्र की लड़की से हो जाती है, तो वो तो मेरे को जूते पहन के घुसने नहीं देगी। और बात सड़ी सी है, कारण सड़ा सा है, लेकिन झगड़ा तो झगड़ा होता है। क्योंकि झगड़े में बात शुरू कहां से होती है? जूते चप्पल से। खत्म कहां पे होती है? जूते चप्पल से। तो तो ऐसा इसलिए झगड़ा, खैर हमें क्या लेना उससे, हम हमारे लॉ में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ कारण यही होता है, कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, नहीं वसूल कर सकते। ओके चलिए, तो मैं मान के चलूं इतना ओके है आज के लिए, बाकी की चर्चा करेंगे हम कल। तो परसों फिर छुट्टी है क्या? परसों हम छप छप करने जा रहे हैं, और हम तुम लोग नहीं जा पाओगे, और हम बहुत मजा करने वाले हैं। हम 2000 फीट ऊपर की, कितने 2000 कितने फीट की राइड है वो? 2200 फीट, 2200 फीट, तो 150 फीट। हाँ मतलब 50 तो होगी ना। इतने ऊंचे से हम ऐसे फिसल के आएंगे 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 आएंगे, और जितने में सब आएंगे उससे पहले मैं आऊंगा। मेरा इतना गंदा एक्सपीरियंस है, 3 बार है, तीनों बार स्लाइड पे चढ़ा हूं, जो कठिन वाली होती है, और उसमें से चढ़ा हूं, और जैसे ही वो टर्न यूं यूं आता है ना, थोड़ा सा घूम के आता है, तो उसमें मैं एकदम कभी इस साइड से डायरेक्ट नीचे आ जाता हूं, कभी इस साइड से, तो फिर डर लगता है। आप गिरे हो कभी स्लाइड से? इतना मजा आता है ना, उस समय पता नहीं चलता, खून गर्म होता है। फिर घर आते जैसे ठंडा होता है ना, तो गर्दन यूं क्यों रह जाती है। फिर अगला सेशन यूं होगा, तेरी झलक शर्फ। चलो चलिए, तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे कल। चलिए, जय श्री कृष्ण।